Hello students, welcome you all in the DSEJ Tele classes, a digital initiative by Vardi Directorate of School Education, Jammu. I, Hoshiar Singh, teacher, Directorate of School Education, Jammu. Dear students, आज हम क्लास 10th की पॉलिटिकल साइंस का फर्स्ट चैप्टर विच इज़ पावर शेयरिंग इसको स्टार्ट करते हैं। लर्निंग आउटकम्स। इन द एंड ऑफ दिस लेक्चर we will be able to know about the meaning of power sharing in Belgium, power sharing in Sri Lanka. Dear students, Belgium and Sri Lanka are both democratic countries. Belgium is a European country and Sri Lanka is our neighboring country, a few kilometers away from the southern coast of Tamil Nadu. So students, let's start with the meaning of power sharing. It is the scheme of sharing power by different groups or levels for the smooth functioning of any system. एक ऐसी स्कीम है पावर को शेयर करने की जो डिफरेंट ग्रुप्स या लेवल्स के द्वारा पावर शेयर की जाती है फॉर स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ एनी सिस्टम। तो स्टूडेंट्स, किसी भी सिस्टम को स्मूथली चलाने के लिए पावर शेयरिंग का होना ज़रूरी होता है। डियर स्टूडेंट्स, आप अपने स्कूल को ही एक सिस्टम मान लीजिए या अपनी फैमिली को ही एक सिस्टम मान लीजिए या तो उस सिस्टम को स्मूथली चलाने के लिए पावर शेयर की गई होती है। अगर पावर एक ही हाथ में रहे तो डिस्प्यूट्स होते हैं, झगड़े होते हैं और वो सिस्टम स्मूथली नहीं चल सकता। अगर पावर बराबर बराबर डिस्ट्रीब्यूट कर दी गई हो तो यूनिटी बनी रहती है और सिस्टम स्मूथली ग्रो करता है। इट रेस्ट्स ऑन द बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ गिविंग और प्रोवाइडिंग permanent share in the government to different communities or regions or to all the ethnic groups of the country is termed as power sharing. तो पावर शेयरिंग जो है इसका बेसिक प्रिंसिपल इज टू गिव और टू प्रोवाइड परमानेंट शेयर इन द गवर्नमेंट टू डिफरेंट कम्युनिटीज़। देश में जितने भी अलग अलग कम्युनिटीज़ के लोग हैं या जितने भी अलग अलग रीजन्स हैं या पूरे देश में जितने भी एथनिक ग्रुप्स हैं उन सब को गवर्नेंस में उनका परमानेंट ड्यू शेयर जो है वो मिलना चाहिए, उसे पावर शेयरिंग कहते हैं। द प्रिंसिपल ऑफ पावर शेयरिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द यूनिटी एंड ग्रोथ ऑफ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी के यूनिटी और ग्रोथ के लिए पावर शेयरिंग का होना बहुत लाजमी है। अगर पावर शेयरिंग अच्छे तरीके से ना हुई हो तो कोई भी डेमोक्रेटिक सिस्टम या कोई भी सिस्टम ग्रो नहीं कर सकता। तो स्टूडेंट्स, जहाँ तक क्लियर हुआ, दिस इज़ ऑल अबाउट द डेफिनेशन ऑफ पावर शेयरिंग। पावर शेयर करने से कम नहीं होती, शेयर करने से पावर बढ़ती है, यूनिटी आती है और वो सिस्टम एक स्टेबल सिस्टम और मजबूत सिस्टम जो है
वो बनकर सामने आता है। अगर पावर एक ही हाथ में रहे तो सिर्फ उसका रिजल्ट जो है वो डिस्प्यूट्स, कन्फ्लिक्ट्स। तो लेट्स start with the case study of Belgium. Belgium is a small country in Europe, smaller in size than Indian state of हरियाणा। बेल्जियम एक छोटी सी कंट्री है यूरोप में जिसका साइज हमारे हरियाणा स्टेट से भी कम है। इट्स पॉपुलेशन इज अबाउट 1 crore, which is equivalent to the half of the population of our हरियाणा स्टेट। तो बेल्जियम की पॉपुलेशन हमारे हरियाणा स्टेट की पॉपुलेशन से भी आधी है और साइज हमारे हरियाणा स्टेट से भी कम है। What the ethnic composition of Belgium is very कम्प्लेक्स। इनकी जो एथनिक कंपोजिशन है वो बहुत ही कम्प्लेक्स है। जे स्टूडेंट्स मैप ऑफ द बेल्जियम आप देख रहे हैं। दिस इज बेल्जियम, दिस इज कैपिटल सिटी ऑफ बेल्जियम ब्राजील्स। इट शेयर्स इट्स बॉर्डर विद नीदरलैंड, जर्मनी, लग्जमबर्ग एंड फ्रांस। तो ये हो गया बेल्जियम के लोकेशन के बारे में। साइज़ और लोकेशन का पता चल गया आपको कि बेल्जियम एक छोटी सी यूरोपियन कंट्री है जिसका बॉर्डर जो हैं वो नीदरलैंड, जर्मनी, फ्रांस के साथ है। ब्राज़ील्स जो है वो इसकी कैपिटल सिटी है। कम्युनिटीज़ एंड रीजन्स ऑफ बेल्जियम। इस मैप में आपको अच्छे से समझ आएगा कि वहाँ की एथनिक कंपोजिशन किस तरह से है। तो स्टूडेंट्स, बेल्जियम हैज़ 2 रीजन्स। वन इज़ फ्लेमिश रीजन एंड अदर वन इज़ वेलोनिया रीजन। इन फ्लेमिश रीजन 59% people speak Dutch language, and in Flemish region 40% people speak French language। कहने का मतलब कि फ्लेमिश रीजन में की जो पॉपुलेशन है वो 59% है और वो सारे डच भाषा बोलते हैं। बेलोनिया रीजन जो है वहाँ पर 40% लोग रहते हैं और वो फ्रेंच भाषा बोलते हैं। 1% जो है वो जर्मन है। ब्रसेल्स इज द कैपिटल सिटी ऑफ बेल्जियम। डचेस वर ए माइनॉरिटी और इस कैपिटल सिटी में डचेस जो हैं, डच स्पीकर्स जो हैं वो माइनॉरिटी में हैं। जो पूरे देश में, पूरी कंट्री में जो कम्युनिटी मेजॉरिटी में थी 59%, वो कैपिटल सिटी में ओनली 20% रह जाती है और वो माइनॉरिटी में। और जो कम्युनिटी पूरी कंट्री में मिनॉरिटी में थी 40% फ्रेंच स्पीकर्स, वो कैपिटल सिटी में 80% हैं। तो ये कैपिटल सिटी की एथनिक कंपोजिशन टोटली डिफरेंट है बेल्जियम कंट्री की एथनिक कंपोजिशन से। तो ये था बेल्जियम के बारे में, बेल्जियम की एथनिक कंपोजिशन के बारे में। तो स्टूडेंट्स, इससे आपको क्लियर होगा कि बेल्जियम में 2 रीजन हैं, एक फ्लेमिश रीजन, बेलोनिया रीजन, और 2 ही बड़ी कम्युनिटीज़ हैं, एक डच स्पीकर्स जो 59% हैं और फ्रेंच स्पीकर्स 40% हैं। लेकिन जो 40% फ्रेंच स्पीकर्स हैं
कंट्री में माइनॉरिटी में हैं, कैपिटल सिटी में जे मेजॉरिटी में हैं, बिकॉज दे वर रिच एंड पावरफुल। इनके पास पावर थी, पैसा था, इसलिए कैपिटल सिटी में सेटल्ड है। और जो मेजॉरिटी कम्युनिटी थी पूरी कंट्री में डच स्पीकिंग, they got the benefit of education and economic development much later than French speakers। तो इसलिए ये दो ही बड़ी कम्युनिटीज़ हैं, इनके बीच में टेंशन का माहौल जो है वो पैदा हो सकता है। टेंशन बिटवीन द डच एंड फ्रेंच। माइनॉरिटी फ्रेंच स्पीकर्स were rich and powerful. The majority Dutches got the benefits of education and economic development much later than French speakers. The capital, Brussels, represented a special problem that majority Dutch were in minority here. In this way, there were tension between Dutch and French speaking communities during 1950 to 1960। तो इसलिए जो एथनिक कंपोजिशन ऑफ द बेल्जियम इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम द एथनिक कंपोजिशन ऑफ कैपिटल सिटी ब्राज़ील्स। तो इसलिए इन दोनों कम्युनिटीज़ के बीच में 1950 से 60 तक टेंशन्स का माहौल, तनाव का माहौल जो है वो बना। तो उसको रोकने के लिए बेल्जियम की सरकार ने अकोमोडेशन का मॉडल अख्तियार किया, अकोमोडेशन इन बेल्जियम। बेल्जियम लीडर्स टुक ए डिफरेंट वे। दे रिकॉग्नाइज्ड द एग्जिस्टेंस ऑफ रीजनल डिफरेंसेस एंड कल्चरल डाइवर्सिटीज़। उन्होंने, बेल्जियम की सरकार ने रीजनल डिफरेंसेस और कल्चरल डाइवर्सिटीज़ को रिकॉग्नाइज करना शुरू किया, उनकी रिस्पेक्ट करना शुरू की, उनके इंटरेस्ट को इग्नोर नहीं किया। बिटवीन 1970 एंड 1993 द कॉन्स्टिट्यूशन वाज अमेंडेड 4 times टू एकोमोडेट सोशल एंड कल्चरल डाइवर्सिटीज़। तो सोशल और कल्चरल डाइवर्सिटीज़ को एकोमोडेट करने के लिए बेल्जियम की सरकार ने विद इन 23 ईयर्स अपनी कॉन्स्टिट्यूशन होता है स्टूडेंट संविधान, उसको 4 बार अमेंड किया, चेंज किया फॉर अकोमोडेटिंग द इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटी एंड द मेजॉरिटी। ऐसा क्यों किया? 4 बार कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने की क्या ज़रूरत थी? इन ऑर्डर टू एकोमोडेट द इंटरेस्ट ऑफ द माइनॉरिटी एंड द मेजॉरिटी, बेल्जियम अडॉप्टेड ए यूनिक सिस्टम ऑफ पावर शेयरिंग। और बेल्जियम की सरकार ने एक यूनिक सिस्टम ऑफ पावर शेयरिंग जो था वो अडॉप्ट किया, जो सबसे बिल्कुल यूनिक और बेमिसाल था। पावर शेयरिंग इन बेल्जियम। अब किस तरह से जो 4 बार जो कॉन्स्टिट्यूशन इन्होंने अमेंड किया उसमें क्या लिखा? कॉन्स्टिट्यूशन प्रिस्क्राइब्स दैट देयर शैल बी इक्वल नंबर ऑफ मिनिस्टर्स फ्रॉम डच एंड फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटीज़ इन द सेंट्रल गवर्नमेंट। कि केंद्र सरकार सेंट्रल गवर्नमेंट का प्रोविज़न रखा जिसमें दोनों कम्युनिटीज़ के मिनिस्टर जो होंगे वो बराबर बराबर होंगे। नो सिंगल कम्युनिटी कैन मेक डिसीजन यूनिलेटरली। कोई भी सिंगल कम्युनिटी जो है वो अकेले डिसीजन फैसला नहीं लेगी। ट्रांसफ़र ऑफ पावर्स फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट टू स्टेट गवर्नमेंट्स। केंद्रीय सरकार की बहुत सारी पावर्स जो थी वो राज्य सरकारों को दी गई। स्टेट गवर्नमेंट्स आर नॉट सबऑर्डिनेट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। और राज्य सरकारें अब केंद्रीय सरकार के सबऑर्डिनेट भी नहीं रही।
separate government for Brussels with equal representation of Dutch and French speaking communities. Brussels, the capital city of Belgium, वहाँ के लिए एक अलग सरकार का प्रोविज़न रखा जिसमें डच और फ्रेंच दोनों कम्युनिटीज़ को बराबर का रिप्रेजेंटेशन मिला और इन दोनों कम्युनिटीज़ ने इसे एक्सेप्ट कर लिया, क्योंकि जो एक सेंट्रल गवर्नमेंट थी, केंद्रीय सरकार का जो प्रोविज़न रखा था, वहाँ पर भी दोनों कम्युनिटीज़ को बराबर की रिप्रेजेंटेशन मिली थी। फॉर्मेशन ऑफ कम्युनिटी गवर्नमेंट, they also adopted the provision of community government elected by the people belonging to one language community, Dutch, French and German, which has the power only regarding cultural, educational and language related issues. तो थर्ड गवर्नमेंट जो थी कम्युनिटी गवर्नमेंट, वो उनको अलेक्ट जो करेगा वो वन कम्युनिटी के लोग ही अलेक्ट करेंगे। सपोज वहाँ बेल्जियम में 3 कम्युनिटीज़ के लोग रहते थे, डच स्पीकर्स, फ्रेंच स्पीकर्स एंड जर्मन स्पीकर्स। इन तीनों कम्युनिटीज़ की अपनी अपनी गवर्नमेंट होगी और उनके अपने लोग ही उनको अलेक्ट करेंगे और इस गवर्नमेंट के पास जो पावर रहेगी वो सिर्फ कल्चरल, एजुकेशनल एंड लैंग्वेज रिलेटेड इशू की ही पावर होगी। एडवांटेजेस ऑफ बेल्जियम मॉडल, बेल्जियम मॉडल के क्या फ़ायदे हुए? हालांकि जो बेल्जियम का जो ये अकोमोडेशन का मॉडल था ये बहुत कम्प्लेक्स था, बट इट ब्रिंग्स ए फ्रूटफुल रिजल्ट्स, नंबर ऑफ फ्रूटफुल रिजल्ट। इट हैज़ अवॉइडेड स्विच ट्रिफ बिटवीन डच एंड फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटीज़। डच और फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटीज़ उनके बीच में जो सोशल कन्फ्लिक्ट्स होने थे उसको अवॉइड किया अकोमोडेशन के इस मॉडल ने। एंड यूरोपियन यूनियन चूज टू हैव ब्रसेल्स द कैपिटल सिटी ऑफ बेल्जियम एज इट्स हेडक्वार्टर एज पावर शेयरिंग इज प्रैक्टिस्ड देयर सक्सेसफुली। तो बेल्जियम के इस अकोमोडेशन के मॉडल को देखकर यूरोपियन यूनियन ने अपना हेडक्वार्टर ही कैपिटल सिटी ऑफ बेल्जियम में, ब्राज़ील्स में चूज़ किया, क्योंकि वहाँ पर पावर शेयरिंग जो है वो बड़े अच्छे तरीके से सफल हुई थी, जिससे बेल्जियम में यूनिटी का माहौल जो था वो देखने को मिला। कॉन्फ्लिक्ट्स नाम की चीज़ भी ना थी। केस स्टडी ऑफ श्रीलंका। तो स्टूडेंट्स, बेल्जियम के बारे में हमने ये कंप्लीट किया कि बेल्जियम की सरकार ने मेजॉरिटी और माइनॉरिटी दोनों को साथ लेकर दोनों के इंटरेस्ट को अकोमोडेट किया, उनको इग्नोर नहीं किया, रिकॉग्नाइज किया, उनके इंटरेस्ट को एक्सेप्ट किया और रिज़ल्ट जिसका बड़ा ही पॉजिटिव रहा कि वहाँ पर यूनिटी बनी रही और यूरोपियन यूनियन ने भी अपना हेडक्वार्टर जो था वो बेल्जियम की कैपिटल सिटी में चूज़ किया। इसी तरह से अब श्रीलंका के बारे में पढ़ते हैं। श्रीलंका इज़ एन आइलैंड नेशन। It has a population of 2 crore, equivalent to the population of our हरियाणा स्टेट। श्रीलंका की पॉपुलेशन हमारी हरियाणा स्टेट की पॉपुलेशन के बराबर है। इट्स फ्यू किलोमीटर्स ऑफ द साउदर्न कोस्ट ऑफ तमिलनाडु, और तमिलनाडु के साउदर्न कोस्ट के कुछ ही किलोमीटर दूर है जो श्रीलंका हमारी नेबरिंग कंट्री है। एथनिक कंपोजिशन ऑफ श्रीलंका इज़ आल्सो कम्प्लेक्स, और वहाँ की जो एथनिक कंपोजिशन है वो भी बहुत कम्प्लेक्स है। इस फ्लो चार्ट को देखिए स्टूडेंट्स।
एथनिक कंपोजिशन ऑफ श्रीलंका, मेजॉरिटी कम्युनिटी 74% सन्याली स्पीकर्स हैं एंड दे वर बुद्धिस्ट, ये बुद्ध धर्म को मानने वाले थे। 7% क्रिश्चियंस, दे स्पीक बोथ सन्याली एंड तमिल लैंग्वेज। 18% Tamil speaker, and they further subdivided into two groups. 13% Sri Lankan Tamil, they are the native Tamils of the Sri Lanka, and 5% Indian Tamils. स्टूडेंट्स, आपको लगता होगा कि श्रीलंका के तमिल तो वहाँ के ही रहने वाले हैं, लेकिन इंडियन तमिल्स वहाँ क्यों गए? During colonial period, their forefather went to Sri Lanka as a plantation worker और आहिस्ता आहिस्ता वहाँ पर ही सेटल हो गए। तो ये है इसकी एथनिक कंपोजिशन। एथनिक कम्युनिटीज़ ऑफ श्रीलंका आप इस मैप से भी एक बार देख लीजिए। 74% बुद्धिस्ट सन्याली स्पीकर्स, 1% मुस्लिम, 18% तमिल्स, 13% श्रीलंकन तमिल्स, 5% इंडियन तमिल्स। श्रीलंकन तमिल जो हैं ये नॉर्थ और ईस्ट पार्ट में रहते हैं एंड दे आर बोथ हिंदू एंड मुस्लिम्स। इंडियन तमिल्स जो हैं ये भी बोथ हिंदूज एंड मुस्लिम्स। क्रिश्चियन जो हैं ये दोनों लैंग्वेज को बोलते हैं, तमिल्स एंड सन्यालीज। Meaning of majoritarianism. It is the belief that the majority community should be able to rule a country in whichever way by disregarding the wishes and needs of the minority is called majoritarianism. Majoritarianism क्या होता है स्टूडेंट? Majoritarianism mean rule of majority, एक ऐसा belief कि only मेजॉरिटी कम्युनिटी शुड बी एबल टू रूल ए कंट्री, सिर्फ मेजॉरिटी कम्युनिटी को ही देश के ऊपर राज करने का, रूल करने का मौका दिया जाए। इन विच एवर वे बाय डिसरिगार्डिंग द विशेस एंड नीड्स ऑफ द माइनॉरिटी इज कॉल्ड मेजॉरिटेरियनिज्म। मेजॉरिटेरियनिज्म इन श्रीलंका, जिस तरह से बेल्जियम ने अकोमोडेशन का मॉडल अख्तियार किया था, श्रीलंका ने मेजॉरिटेरियनिज्म का मॉडल अख्तियार किया। सिर्फ मेजॉरिटी कम्युनिटी को ही प्रेफर किया हर काम के लिए। श्रीलंका बिकेम इंडिपेंडेंट कंट्री इन 1948। डे स्टूडेंट, जैसे हमारा इंडिया 15 अगस्त 1947 को इंडिपेंडेंट कंट्री बना, ठीक इसी तरह श्रीलंका 1948 में इंडिपेंडेंट कंट्री बना। श्रीलंकन गवर्नमेंट अडॉप्टेड ए सीरीज ऑफ मेजॉरिटेरियन मेजर्स टू एस्टैब्लिश सन्याली सुप्रीमेसी। सन्याली स्पीकर्स को सुप्रीम बनाने के लिए, जो उनकी सुप्रीमेसी कायम करने के लिए उनने बहुत सारे ऐसे मेजॉरिटेरियन मेजर्स को अडॉप्ट किया। जैसे इन 1956 एन एक्ट वाज पास्ड विच रिकॉग्नाइज सन्याला एज ऑफिशियल लैंग्वेज डिसरिगार्डिंग तमिल्स। तो 1956 में उन्होंने एक ऐसा कानून बनाया जिसमें सिर्फ सन्याली को ही ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा दिया। गवर्नमेंट प्रेफर्ड ओनली Sanyalas applicants for university positions and government jobs. गवर्नमेंट जॉब के लिए सिर्फ सन्याली एप्लीकेंट्स को ही प्रेफर करना शुरू किया गवर्नमेंट ने। कॉन्स्टिट्यूशन वाज अमेंडेड टू प्रोटेक्ट एंड फोस्टर बुद्धिज़्म। बुद्धिज़्म की प्रोटेक्शन के लिए, जो उसकी वेलफेयर के लिए कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया गया। अफेक्ट्स ऑन तमिल्स, इन सब का तमिल्स के ऊपर
क्या अफेक्ट पड़ा। जो मेजॉरिटेरियनिज्म का मॉडल श्रीलंका ने अख्तियार किया, सिर्फ सन्याली स्पीकर्स को ही, बुद्ध धर्म को ही प्रेफर किया गवर्नमेंट जॉब्स के लिए या यूनिवर्सिटी पोजीशंस या अदर अपॉर्चुनिटीज़ के लिए, तो इसका तामिल्स के ऊपर क्या असर पड़ा। दे फेल्ट आइसोलेटेड, दे फेल्ट दैट नो पार्टी लेड बाई सनिहाला इज सेंसिटिव टू देयर कल्चर एंड रीजन। They felt that both the government and constitution are denying them from equal rights. Their interests were ignored. उनको लगा कि बोथ कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान भी और सरकार भी हमारे जो इक्वल राइट्स हैं, बराबर के अधिकार हैं, उन्हें डिनाई कर रहे हैं और हमारे सारे इंटरेस्ट जो हैं वो इग्नोर किए जा रहे हैं। तो इसका रिजल्ट्स क्या होगा। सिविल वार। द रिलेशंस बिटवीन सनिहाला एंड तमिल्स वर स्ट्रेन्ड ओवर टाइम। दे लॉन्च्ड पार्टीज लाइक LTTE demanding equal rights and declaration of Tamil as an official language. सनिहाली और तामिल्स के बीच में जो रिलेशंस थे वो बिगड़ते गए। तामिल्स ने अपनी पार्टी लॉन्च की LTTE डिमांडिंग इक्वल राइट्स, और उनकी डिमांड क्या थी इनकी कि हमें बराबर के अधिकार दिए जाएं, एंड डिक्लेरेशन ऑफ तमिल एज ए ऑफिशियल लैंग्वेज, और तमिल को भी ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया जाए। हाउएवर देयर डिमांड्स वर डिनाइड एंड दे डिमांडेड फॉर एन इंडिपेंडेंट तमिलम। उनकी डिमांड्स जो थी सारी की सारी वो डिनाई की गई श्रीलंका की सरकार के द्वारा, और उन्होंने इंडिपेंडेंट स्टेट की डिमांड भी करना शुरू कर दी। दिस डिस्ट्रस्ट बिटवीन द टू कम्युनिटीज टर्न इनटू ए वाइड स्प्रेड कन्फ्लिक्ट्स एंड सोन इनटू ए सिविल वार विच लेड टू ए ह्यूज कल्चरल लॉस। तो इस तरह से जो दोनों कम्युनिटीज़ के बीच में जो डिस्ट्रस्ट बना वो कन्फ्लिक्ट्स में बदल गया और जल्दी ही सिविल वार में कन्वर्ट हो गया, जिससे श्रीलंका को बहुत ज़्यादा नुकसान जो है, जानी माल का नुकसान जो है वो उठाना पड़ा। तो ये था श्रीलंका का मेजॉरिटेरियनिज्म का मॉडल। तो स्टूडेंट्स, होप कि आपको समझ आया होगा कि बेल्जियम ने किस तरह से पावर शेयर की और श्रीलंका ने किस तरह से पावर शेयर की। पावर शेयर करना क्यों ज़रूरी होता है। अगर पावर अच्छे से शेयर ना की गई हो तो उस सिस्टम में डिस्प्यूट्स होते हैं। जैसे श्रीलंका में सिविल वार हुई क्योंकि श्रीलंका की सरकार ने सिर्फ एक ही कम्युनिटी को प्रेफर किया था, बुद्ध धर्म को, और सनिहाली स्पीकर्स को प्रेफर किया। लेकिन बेल्जियम ने ऐसा नहीं किया। बेल्जियम की सरकार ने मेजॉरिटी और माइनॉरिटी दोनों के इंटरेस्ट को अकोमोडेट किया, दोनों को उनके ड्यू शेयर्स जो थे वो दिए, और रिज़ल्ट जो था बहुत अच्छा रहा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।